हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एजुकेटर योगिता चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी पर है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एसएससी जो अपनी इनकम इंडिया में या फॉरेन में या दोनों स्थानों पर भी कमा सकता है, उसकी जो कमाई गई इनकम है, जो अर्न की गई इनकम है, वो टैक्स पेबल होगी या नहीं, यह उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करता है। रेजिडेंशियल स्टेटस हमें उसके प्रीवियस ईयर का जो है वो देखना है, उस पर ही निर्भर करेगा। एक इंडियन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट दोनों हो सकता है। चलिए अब हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड डाल देते हैं। इंडियन इनकम। इंडियन इनकम क्या है? इफ़ एनी इनकम, ये देखिए, इफ़ एनी इनकम अराइज एंड अक्कर इन इंडिया एंड रिसीव इन इंडिया, यानी कि कोई भी इनकम जो इंडिया में अराइज हुई है, इंडिया में अक्कर हुई है और रिसीव भी इंडिया में हुई है। रिसीव के लिए चाहे वो इंडिया में हो या किसी अदर कंट्री में हो, रिसीव चाहे कहीं भी हो, अराइज और अक्कर इंडिया में होना चाहिए, तो वह इनकम इंडियन इनकम कहलाएगी। फॉरेन इनकम क्या है? इफ़ इनकम अकर्ड एंड अराइज एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया देन दिस इनकम इज़ नोन एज फॉरेन इनकम, यानी कि इनकम अराइज अकर्ड रिसीव्ड सब कुछ देश के बाहर हो रहा है तो वह इनकम फॉरेन इनकम कहलाएगी। इंडियन इनकम में रिसीव चाहे कहीं भी हो, लेकिन वो अराइज और अक्कर इंडिया में होनी चाहिए तो वह इंडियन इनकम कहलाएगी। सब कुछ देश के बाहर हो, सब कुछ कंट्री के बाहर हो, तो वो इनकम फॉरेन इनकम कहलाएगी। टाइप्स ऑफ रेजिडेंट। रेजिडेंट के कितने टाइप हैं? रेजिडेंट के दो टाइप हैं। फर्स्ट इज़ रेजिडेंट एंड सेकंड इज़ नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट जो भारत का निवासी, यानी कि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो वो भारत का निवासी। नॉन रेजिडेंट यानी कि भारत का अनिवासी। रेजिडेंट को अदर टू पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ द ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड सेकंड इज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। चलिए इसको वो रेजिडेंट होगा या नहीं, नॉन रेजिडेंट होगा या नहीं, ये उसकी कंडीशंस पर, कुछ कंडीशन दे रखी हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इफ़ ही सेटिस्फाई, रेजिडेंट के लिए क्या है? रेजिडेंट इफ़ ही सेटिस्फाई वन और बोथ द बेसिक कंडीशंस, यानी कि वो बेसिक कंडीशन की एक या दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। इफ़ ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशंस, यानी कि बेसिक कंडीशंस में से एक या दो कोई भी फॉलो नहीं करता, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब उसके लिए कंडीशन देख लेते हैं। बेसिक कंडीशंस कौन सी हैं? देखिए ये रहे। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एज पर सेक्शन 6, एज पर सेक्शन 6 इंडिविजुअल में बी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि NR, OR और NOR कोई भी हो सकता है इसमें से इंडिविजुअल। बेसिक कंडीशंस कौन सी हैं मेन, ये देख लेते हैं हम। इन प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, यानी कि प्रीवियस ईयर में एसएससी जो है वो 182 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में होना चाहिए, और मिनिमम 60 डेज़ इन प्रीवियस ईयर, और फॉर इमीडिएटली ईयर्स में 365 डेज़ रहा हो, यानी कि मिनिमम 60 डेज़ और 365 डेज़, यानी कि मिनिमम तो 60 दिन और प्रीवियस ईयर के जो 4 साल है इमीडिएटली उससे पहले के जो 4 साल उसमें 365 दिन इंडिया में रहा हो। हम बेसिक कंडीशंस देख लेंगे, यानी कि 182 डेज़ रहा हो प्रीवियस ईयर में, और सेकंड कंडीशन है 60 डेज़ इन प्रीवियस ईयर, और फॉर इमीडिएट ईयर में 365 दिन। इनमें से कोई भी एक कंडीशंस पूरी करता है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं करता तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सेप्शन फॉर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट है परचेज ऑफ टेकिंग एम्प्लॉयमेंट
पर्पज़ ऑफ टेकिंग एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं बाहर जाता है, किसी दूसरे देश जाता है, वो सेकंड कंडीशन इसमें लागू नहीं होगी, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। सेकंड पॉइंट है इंडियन शिप के क्रू मेंबर, यानी कि भारतीय जहाज का अगर क्रू मेंबर हो, वो चाहे किसी फिर आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी मकसद के लिए जाए, वो उस पर भी ये कंडीशन लागू नहीं होगी सेकंड कंडीशन कौन सी है? पिछले 4 साल में 365 दिन भारत में रहा हो, प्रीवियस ईयर में 60 दिन, वो कंडीशन हम चेक ही नहीं करेंगे। थर्ड है इन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एनी पर्पस। इसका मतलब क्या है कि जो एक व्यक्ति जो इंडिया का रेजिडेंट है अथवा यानी कि भारतीय मूल का जो व्यक्ति है, जो भारत के बाहर रह रहा था पिछले कई सालों से, लेकिन वो इंडिया में आता है फॉर विजिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसके लिए भी ये सेकंड कंडीशन लागू नहीं होगी, हम इस सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेंगे। यानी कि एक ब्रीफ में कहें तो यानी कि टेकिंग एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस के लिए है तो उसको नहीं चेक करेंगे, इंडियन शिप के लिए नहीं करेंगे, अगर वो इंडियन ओरिजिन का है तो उसको भी चेक नहीं करेंगे सेकंड कंडीशंस को। एडिशनल कंडीशन देख लेते हैं हम, बेसिक कंडीशंस हमने देख ली थी, अब एडिशनल कंडीशंस देख लेते हैं। एडिशनल कंडीशंस क्या हैं? प्रीवियस ईयर को छोड़कर 10 साल में से 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर से पहले 10 साल में से 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है प्रीवियस के 7 साल में से 730 दिन रेजिडेंट होने चाहिए, 10 साल में से 2 साल और पिछले 7 सालों में से 730 दिन इंडिया में होना चाहिए, ये उसके एडिशनल कंडीशन है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, अब देख लेते हैं हम नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NOR। देखिए इसमें सारे आ गए हैं, अगर आपको कंडीशन पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कौन सी उसमें है, रेजिडेंट है, NR है, OR है या NOR है। रेजिडेंट के लिए क्या है? वन और बोथ बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि एक बेसिक कंडीशन एक या दोनों सेटिस्फाई करता हो तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, उसके लिए एडिशनल कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। एडिशनल कंडीशंस हमें तब चेक करनी है जब हमें ये पता लगाना हो कि वो OR है या NOR है। नॉन रेजिडेंट के लिए क्या था? बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, यदि बेसिक कंडीशंस एक भी पूरी नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या है? वन बेसिक कंडीशंस और दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, यानी कि एक तो बेसिक कंडीशंस पूरी करता हो और दोनों एडिशनल कंडीशंस सेटिस्फाई करता हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। NOR के लिए क्या है? वन बेसिक कंडीशंस, चाहे बेसिक कंडीशन तो बिल्कुल सेटिस्फाई करता हो लेकिन वो एडिशनल कंडीशन की एक या दोनों पूरी, यानी कि या तो एक या दोनों ही सेटिस्फाई ना करता हो, चाहे वो बेसिक कंडीशंस बेशक से सेटिस्फाई करता हो लेकिन वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। चलिए आगे, आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए तो बेसिक कंडीशंस और OR और NR के लिए एडिशनल कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी, बेसिक कंडीशन तो सब में चेक होंगी इसलिए। नेक्स्ट स्लाइड, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि HUF के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है कि वो रेजिडेंशियल मानी जाएगी या नहीं, एज पर सेक्शन 6(2), ध्यान रखिएगा इसके लिए सेक्शन क्या है 6(2). HUF is said to be resident in India if control and management of his affair is wholly or partly situated in India, यानी कि यदि HUF रेजिडेंट तब माना जाएगा जब उसका कंट्रोल और उसका मैनेजमेंट इंडिया में हो, होली या पार्टली, तो वो रेजिडेंट माना जाएगी HUF। और एज पर सेक्शन 6(6)(b) HUF का कर्ता अगर एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी करेगा तो HUF OR माना जाएगा, यानी कि HUF का कर्ता एडिशनल कंडीशंस कौन थी? पिछले 7 सालों में 730 दिन भारत में रहा हो और पिछले 10 सालों में से 2 साल में इंडिया में रहा हो, रेजिडेंट होने चाहिए, तो दोनों कंडीशन अगर पूरी करता है तो वो HUF माना जाएगा।
वो HUF ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड AOP। हमने HUF के देख लिया, हमने इंडिविजुअल के लिए देख लिया। अब हम चेक कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड AOP यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सेक्शन हमने देख लिया, HUF के लिए भी यही था सेम, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। कर्ता के लिए अलग से था, 66B था। हाँ, एक मिनट, सॉरी, हाँ 66B था। HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड AOP यानी कि सेम कंडीशंस ऑफ HUF में जो कंडीशन थी वही सारी होंगी इसमें। फर्म, AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, लोकल अथॉरिटी। अगर ये रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगी, ये कभी NOR नहीं हो सकती। ये देखिए, आपको समझ में आ गया होगा, ये सभी ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो हो सकती हैं लेकिन ये कभी भी NOR नहीं हो सकती। जैसे एक कंपनी भी कभी भी NOR नहीं हो सकती, और इंडियन कंपनी है वो हमेशा ही ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी। आप ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। कंपनी हो, AOP हो, फर्म हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, लोकल अथॉरिटी हो, AOP हो, फर्म हो, चाहे कोई भी इनमें से, वो NOR कभी भी नहीं हो सकती। NOR नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कभी भी नहीं हो सकती, और इंडियन कंपनी जो है वो ऑलवेज रेजिडेंट मानी जाएगी। नेक्स्ट ये देखिए, आप ध्यान रखिएगा ये NOR वाला। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। HUF का देख लिया हमने, AOP और लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन सबका देख लिया, इंडिविजुअल का देख लिया। अब हम कंपनी का देख लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। एज पर सेक्शन 6(3) HUF AOP के लिए तो सेक्शन 6(2), कंपनी के लिए सेक्शन है 6 सबसेक्शन 3। ये देखिए पॉइंट आ गया है, इंडियन कंपनीज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट मानी जाएगी। फॉरेन कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल होली इंडिया में हो तभी वो रेजिडेंट मानी जाएगी, यानी कि फॉरेन कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल होली या पार्टली इंडिया में हो तभी वो रेजिडेंट मानी जाएगी। और ये पॉइंट भी आ गया है, कंपनी कभी भी NOR नहीं हो सकती, कंपनी कभी भी NOR नहीं होती। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब इसको हम ब्रीफ में देख लेते हैं। यदि इनकम इंडिया में कम है, यदि इनकम रिसीव हुई इंडिया में, यदि इनकम बाहर से लेकर इंडिया में आए, यदि सब कुछ देश के बाहर रहा, कंट्री के बाहर रहा, तो वो किसके ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्स पेबल हो, रेजिडेंट्स के लिए पेबल होगा या नहीं। एक मिनट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए पेमेंट होगा या नहीं, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए पेमेंट होगा या नहीं, नॉन रेजिडेंट के लिए पेबल होगा या नहीं, ये तीनों के लिए हम चेक करेंगे। सबसे पहले ओनली रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम सिर्फ इंडिया में रिसीव्ड हुई, कमाई चाहे कहीं भी हो, कहीं भी अक्कर हो, कहीं से भी कमाई हो, किसी भी देश से कमाई, उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ इंडिया में रिसीव्ड हुई तो वो OR NOR रेजिडेंट के लिए, तीनों के लिए ही, नॉन रेजिडेंट के लिए भी वो टैक्स पे होगा, इन तीनों के लिए पे होगा। यस, ओके। नेक्स्ट है ओनली अकर्ड इन इंडिया, इंडिया में सिर्फ अकर्ड हुई है, इंडिया में सिर्फ कमाई है, चाहे रिसीव वो कहीं भी हो, वो भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NOR NR तीनों के लिए पेबल होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, इनकम एंड अकर्ड इन इंडिया, यानी कि रिसीव्ड एंड अकर्ड इन इंडिया। इनकम जो है, पहले हमने रिसीव्ड देख ली, अकर्ड देख ली, अब देख ली दोनों ही चीज़ अगर इंडिया में है तो भी वो OR NOR और NR तीनों के लिए टैक्स पे ही होगा। नेक्स्ट है ओनली कंट्रोल्ड इन इंडिया, यानी कि सिर्फ कंट्रोल है इंडिया में और सब कुछ बाहर है, रिसीव्ड अकर्ड सब कुछ
मैनेजमेंट सब कुछ बाहर है, लेकिन सिर्फ कंट्रोल्ड इंडिया में है, तो क्या होगा? तो OR और NOR के लिए तो टैक्स पे ही होगा वो, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए इससे इसका कोई संबंध नहीं होगा, टैक्स पे ही नहीं होगा। नॉन रेजिडेंट व्यक्ति इंडिया में टैक्स पे ही नहीं होगा यदि सिर्फ कंट्रोल्ड इन इंडिया है तो। नेक्स्ट है ऑल अबाउट आउटसाइड इन इंडिया, यानी कि सब कुछ इंडिया के बाहर है। कंट्रोल, मैनेजमेंट, रिसीव्ड, अकर्ड सब कुछ इंडिया के बाहर है, तो क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है वो ही टैक्स पे होगा। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इसके लिए टैक्स पे लाइबल नहीं होगा। आप समझ गए होंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन था, जो बेसिक कंडीशन एक पूरी करता और एडिशनल कंडीशन दोनों को पूरी करता हो। अगर वो आउटसाइड इन इंडिया है, सब कुछ इंडिया के बाहर है, तो वो सिर्फ OR के लिए टैक्स पे ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड, ये पास्ट है, पास्ट है, ये पोस्ट नहीं है, गलती से हो गया है। पास्ट accumulated income from outside India later remitted to India during the previous year, यानी कि पिछले कई सालों की इनकम विदेश से कमा के आया है वो इंडिया में लेकर आता है, तो प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में आता है, तो उसके लिए टैक्स पे होगा या नहीं? तो तीनों ही कंडीशन में वो टैक्स पेबल नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ इंडिया के बाहर था। वो इंडिया से बाहर से कमा के आया है, कमाने के बाद यहाँ आ गया, तो वो टैक्स वो पहले ही उस कंट्री में पे कर चुका है। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके कुछ काम की हो या आपको पसंद आ जाए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।